तो चलो अभी सीखते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिए और सोचिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो अंकल ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि अंकल ने जो अपना मॉडल बताया है इसका नाम क्या था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम या, ठीक है। तो उसमें अंकल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजेदार है, तो वही करा था। चलिए अंकल ने क्या किया था, अंकल ने एक गोल्ड फॉइल ले लिया था। क्या ले लिया अंकल ने, गोल्ड फॉइल ले लिया था, मतलब पतला सा थिन जैसा फॉइल ले लिया था, ठीक है। उसमें मतलब लगभग थिन, इतना थिन था, मतलब सोचो 1000 एटम्स ही थे, सिर्फ 1000 एटम्स, मतलब बहुत ही पतला था, ठीक है। इतना पतला गोल्ड फॉइल लिया अंकल ने, ठीक है, समझ में आ गया। अंकल ने उतना पतला गोल्ड फॉइल ले लिया। तो गोल्ड फॉइल में कितने एटम्स है, 1000 एटम्स है। तो बना लो 1000 एटम्स। कैसे बनाओगे, छोटा सा तो है ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड। तो ये सब एटम्स है, इस तरह से एटम्स अरेंज है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन हमारे इजियर के लिए हम क्या करेंगे, अंकल ने ऐसा किया, हमारे इजियर के लिए सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन को ही लेंगे, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, सॉरी, एक एटम को ही लेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या, मैंने क्या किया, एक एटम को मैंने ले लिया, एक एटम को मैंने ले लिया, ठीक है। अभी अंकल ने गोल्ड फॉइल लिए थे, उसमें से अंकल ने क्या किया था, कुछ एक पास कराया, कुछ एक पॉजिटिव पार्टिकल्स पास कराया था, जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल। जिसका नाम था अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, जो हीलियम ने बताया था, हाइड्रोजन हीलियम थे मेरे लिए बोल, याद है ना आप सबको, है ना। तो हीलियम है ना, तो उसको जो हीलियम को अगर 2 हीलियम रखे, मतलब एक हीलियम प्लस दूसरा हीलियम इक्वल टू हीलियम 2, है ना। हीलियम 2 हीलियम है यहाँ पर, ठीक है, मतलब प्लस आगे आ जाएगा। इसको हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स। ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अंकल ने क्या किया, गोल्ड फॉइल रख दिया, अंकल ने ऐसे पॉजिटिव चार्ज को बरसा दिया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर एक एटम लिया है, ठीक है ना। अंकल ने बहुत सारे एटम लिए थे, मैंने सिर्फ एक लिया है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एटम लिया, क्या हुआ देखिए, क्या हुआ देखिए। अल्फा पार्टिकल को डिनोट किया जाता है ऐसे, ये अल्फा बीटा, बहुत कुछ सुनोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले क्लासेस में। अल्फा बीटा गामा थीटा जो ये सब है ना, ये सब क्या होता है, ग्रीक अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। जो ग्रीक के जो जैसे हमारा एबीसीडी होता है, ग्रीक में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये सब होता है। तो ये भी कुछ नहीं, ये अल्फा एक ग्रीक वर्ड है, जैसे ए यहाँ पर है वहां पर अल्फा है, वैसा ही है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एटम से पास कराया। अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दिमाग में याद रखना, ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज। अंकल ने इस तरह से पास कराया। तो चलो अभी देखो, अभी अंकल ने एटम इस तरह से पास, एटम बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल इस तरह से पास कराया, किससे, एटम से। तो डायरेक्ट ऐसा चले गए, ठीक, डायरेक्ट इस तरह से चले गए, कुछ हुआ नहीं, पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब यहाँ पर नेगेटिव, अभी थॉमसन अंकल के हिसाब से तो नेगेटिव चार्ज होना था, पॉजिटिव होना था, तो रिपल कर रहा था, बट हुआ नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि अंकल ने गलत बताया था, ठीक है, उसको छोड़ो, भी इसे समझते, ठीक है। फिर ऐसा फिर से ऑर्बिट भेजा, वैसे चले गया। फिर देखो क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे भेजा तो क्या हुआ, इस तरह से मुड़ गया। बाप रे, ये क्या हुआ, ये तो मतलब मुड़े गया, देख सकते हैं आप यहाँ से, जो इधर से अल्फा पार्टिकल आया, आने से यहाँ पर मुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे अंकल ने फिर सोचा क्या हुआ भाई, ये मुड़ कैसा गया। तो यहाँ से अंकल ने फिर यहाँ से भेजा नीचे से, तो ये भी मुड़ गया, ये भी मुड़ गया। तो सोचो सोचो सोचो, ये पॉजिटिव मुड़ क्यों रहा है, रिपल हो रहा है कोई चीज से, तो दिमाग में सोचो। फिर अंकल ने फिर ऐसे ही और एक भेजा, तो ज्यादा रिपल कर गया। फिर ऐसे अंकल ने दूसरा भेजा, तो वो भी ज्यादा रिपल कर गया, ठीक है। फिर अंकल ने एटम के बीचों बीच से, एकदम सेंटर से एक अल्फा पार्टिकल भेजा, एक अल्फा पार्टिकल इसे सेंटर से भेजा, वो गया इस तरह गया, फिर उसी से रिबाउंड हो गया। मतलब जैसे हम बॉल फेंकते हैं दीवार में, तो मैं दीवार में बॉल फेंका, वो आके पकड़े ना, तो मैंने फेंका, वो जाके फिर से रिबाउंड हो गया, उसे कहते हैं वापस आ जाना। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ऐसे किया, फिर सीधा 180 डिग्री से, मतलब वो छोड़ो 180 डिग्री कुछ भी, वो सीधा इस तरह से उल्टा मुड़ गया। 180 डिग्री मतलब पता है ना, प्रोटेक्टर में होता है 180 डिग्री, इस तरह से ये ऐसा गया और इसी तरह वापस आ गया। तो क्या डिग्री है, 180 डिग्री है ना, इसीलिए 180 डिग्री कहते हैं। तो उसी रास्ते से वापस चले गया। तो देखिए
आपको क्या समझ आता है? यहाँ पर अल्फा पार्टिकल भेजा, कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर तो एकदम सीधा चलेगा, कुछ भी इफेक्ट ही नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब ये समझ आता है कि एटम में बहुत सारी खाली जो जगह है, बहुत सारा खाली स्पेसेस है। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास दिमाग में चढ़ गया। फिर उसके बाद उसके तो नीचे से जब भेजने शुरू किए तो रिपल होते गए, मतलब वो अपना रास्ता से अलग हो गया, डाइवर्ट हो गया अपने रास्ते से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और रिपल हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो बीच में कुछ तो पॉजिटिव है ना, कुछ तो पॉजिटिव होगा। देखो, और इधर भी जब हम बीच से कुछ एक अल्फा पार्टिकल को भेजे तो वापस सीधा चलेगा अपने रास्ते में, मतलब बीच में कुछ है। वो क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है, बस चार्जेस नहीं है, वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसीलिए देखिए वो रिपल कर गया। ठीक है, अब ये जो सारे स्पेसेस है ना, ये पूरा खाली है एटम में। तो सोचो, ध्यान से सोचो, ये एटम है, जो बीच का एक होता है दैट इज पॉजिटिव, और जो ये सब है ना वो पूरा खाली पड़ा है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स है उसका अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इस जो पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड अंकल ने न्यूक्लियस को फाइंड किया। ठीक है, अभी समझो ध्यान से, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होते हैं, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, अभी वही सोच रहे थे ना, प्रोटॉन कहां चले गया भाई? तो प्रोटॉन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक चीज भी होता है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। और एक खासियत है न्यूट्रॉन का, उसके अंदर कोई चार्जेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और देखो यहाँ पे अराउंड में इसके, मतलब जैसा सोलर सिस्टम सन है, उसके अराउंड जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, इसी प्रकार एटम में भी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई, देखो सिंपल सा फंडा है। देखो अब यहाँ पर हमारा एटम है, ये है न्यूक्लियस। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार घूम रहे हैं, किसके अलावा? किसके अराउंड? हमारा न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो सिंपल चीज समझ आ गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जैसे रदरफोर्ड अंकल ने जैसे एटम जैसा मॉडल दिया, अंकल ने अपने मॉडल में क्या क्या बताया, जिसको पोस्टुलेट्स कहते हैं, वो चलो अभी पढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं अभी पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन, किसका? एटम का। चलो अभी यहाँ पर एक कुछ अंकल ने क्या किया, तो जो अंकल ने मॉडल दिया उसको देखकर अंकल ने कुछ पॉइंट्स लिखा। ठीक है, मतलब लिखा है कि एटम इस तरह होता है। ठीक है, वही चलो पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस द सेंटर इन अ एटम। ठीक है, आर गॉड क्या है? न्यूक्लियस। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज और हाईली डेंस्ड, मतलब बहुत ही डेंस है वो, मतलब बहुत गाढ़ापन जैसा, एकदम गाढ़ा सा है। कहाँ किस मारा, मतलब मोटा सा है, किसके कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द एटम। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। सिंपल। उसके बाद चलो नियरली द होल, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। नियरली द होल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब जो एटम का मास होता है ना, वो पूरा मास किसके अंदर होता है? छोटा सा न्यूक्लियस के अंदर होता है। एटम हमारा इतना बड़ा है और उसमें से न्यूक्लियस बेचारा इतना ही छोटा है, बट ये पूरा एटम का मास किसके अंदर पे है? इसके अंदर पे है। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी है ना उसको हटा दो, अभी एटम के पूरा पर हटा दो, न्यूक्लियस को वेट करो, जो वेट आएगा वो एटम को रख के देखो सेम वेट रहेगा। इसका ये मतलब है, मतलब जो पूरा एटम का मास है किसके अंदर पे है? हमारा न्यूक्लियस के अंदर पे है। समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल मैंने दे दिया, एक बार न्यूक्लियस को अलग से निकालो, वेट करो कितना आएगा। ठीक है, वो वैल्यू और एक एटम को निकाल के वेट करो, जो वैल्यू आएगा वो दोनों सिमिलर होगा। ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? ओके, देन उसके आगे देखो, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एकदम इजी है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब गोल, ऐसे ही सर्कल का पाथ में। ठीक है, अब ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है एटम
इस तरह सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है ना, जैसे कि ऑर्बिट हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते हैं ना सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ऐसे गोल घूमते हैं तो सर्कल का पाथ है ना, इसीलिए इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं। ठीक है, मैं आने वाले चैप्टर मोशन में आई थिंक ये पढ़ेंगे सर्कुलर पाथ होता क्या है। चलो देन जो थर्ड पॉइंट है, ध्यान सुनिए, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज कितना है 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब बहुत छोटा। मतलब देखो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 15, तो मैं आपको इसका वैल्यू दिखा 0. देखो 0.0000000 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? 0.000 कितना लंबा है, ठीक है, इतना 0.1, तो ये है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने कैसे निकाल दिया, सिंपल, देखो 1 को 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड करो 0.1, वैसे ही 1 को 10 पर 15 से डिवाइड करो तो 0 के बाद 15 डिजिट्स आना चाहिए, ठीक है, मतलब 14 0 और एक हमारा 1, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है, हो गया 10 पर -15 का वैल्यू। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, ये है साइज ऑफ दी क्या, बोलो यार क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ दी एटम। एटम का साइज हो 10 टू द पावर -10, मतलब ये 5 गुना छोटा है किससे, एटम से। कौन छोटा है, हमारा न्यूक्लियस। समझ में आ गया? देखिए इतना छोटा होने के बावजूद भी जो मास है एटम को किसके अंदर पे है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर पे। समझ में आ गया? तो ये 3 पोस्टलेट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ लीजिए। ओके, तो नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ते हैं हम इसका लिमिटेशंस क्या है। इस मॉडल से, ये जो मॉडल है ना हमारा मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और एक चीज सॉरी बोलना भूल गया, अंकल ने इसका दूसरा नाम दिया है न्यूक्लियर मॉडल। क्या, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसका लिमिटेशंस। तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस थी किसमें, रदरफोर्ड मॉडल में, द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में, ठीक है। अभी यहाँ पर जो पहला लिमिटेशन है, यहाँ पर 2 लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशन मतलब बहुत इतना हो जाना, तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं समझा दूंगा, मैं सब छोटा वाला लिख के रखा हूं, तो पहले उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। Rutherford model could not explain the distribution of the electron in the extra nuclear portion of the atom। मतलब ये जो ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एटम है, ठीक है। रदरफोर्ड अंकल ने क्या नहीं बताया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फैला हुआ है ना। जैसे कि सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं सबका अलग-अलग ऑर्बिट है, वैसे ही ना, वैसे ही तो इसमें भी होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अंकल ने क्या नहीं बताया, अंकल ने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया, सिंपल पहला, ठीक है। अब चलो सेकंड समझते हैं, सेकंड समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अभी यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता है ना, चलिए एग्जांपल ले लो यार, एग्जांपल ले लो। तो चलो मान लो आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपके साथ एक फ्रेंड भी है। चलो अभी मान लो मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है और मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, जॉगिंग मस्त में कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले 6 किलोमीटर मैंने जॉगिंग कर लिया, सच में मैं जॉगिंग करता हूँ, बस 6 किलोमीटर मैंने जॉगिंग कर लिया। फिर मुझे क्या करना था, मुझे वापस 6 किलोमीटर वापस आना था, ठीक है। अभी क्वेश्चन देख, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं जाते समय जो एनर्जी से भाग रहा था, आते समय भी सेम होगा एनर्जी, मतलब सेम तेजी से भाग रहा होगा, सिंपल सा चीज। मैं जाते समय देखिए कोई बहुत तेजी से भाग के जा रहा था, आते समय मैं तेजी से भाग कर आऊंगा। अब आप बोलोगे स्टैमिना पर डिपेंड करता है, बट थोड़ा तो स्लो होगा ना। क्यों स्लो हो, बिकॉज ऑफ एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है, एनर्जी तब थोड़ा खत्म हो गया। वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह किसके अराउंड घूमता है, हमारा एटम के अराउंड घूमता है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब है, ठीक है, रेडिएट एनर्जी को रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब निकालना, रेडिएट मतलब निकालना, समझ में आ रहा है, मैं भाग रहा हूं, एनर्जी जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया रेडिएट दी एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते घूमते उसका एनर्जी रेडिएट होता है, मतलब निकलता है धीरे धीरे। समझ में आ गया, सिंपल। अभी आप भी थोड़ा सोच के देखो, अभी यहाँ पर एटम है ना,
एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कुछ देर के बाद वो भी थक जाएंगे, सारा एनर्जी चले गया, एनर्जी जीरो हो गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसके ऊपर में गिर जाएगा, या तो मान लो इधर गिर जाएगा सिंपल कहीं में भी, क्योंकि उसका एनर्जी खत्म हो गया। क्यों एनर्जी खत्म हो, बिकॉज वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन तो अभी नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो गिरना ही नहीं है। अभी देखो यार, इलेक्ट्रॉन अगर नीचे गिर जाता तो एटम खत्म है, एटम खत्म तो ये कुछ सब कुछ होता। आप ही देखो, फैन, मैं, ये ट्राइपॉड, फोन, आप, ये हमारा व्हाइट बोर्ड, ये जो दीवारें, जो भी है इस दुनिया में, कुछ भी होते बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर रदरफोर्ड अंकल ने ये नहीं बताया था, एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, लेकिन कैसे वो एनर्जी को अब्सॉर्ब जो भी करता है वो अंकल ने नहीं बताया था। ठीक है, समझ में आ गया। ये था दूसरा लिमिटेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम पूछ ले कि रदरफोर्ड अंकल का मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का लिमिटेशंस बताओ, बता देंगे तो अभी वीडियो को पॉज करो और थम्स अप लिख दो। ठीक है, तो अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर नहीं, बोर मॉडल ऑफ एन एटम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी देखते हैं हम बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी यहाँ पर बोर अंकल मतलब बोर अंकल है, उसका पूरा नाम है, उनका पूरा नाम है नील बोर। ठीक है, नील बोर, क्लियर है। अभी अंकल ने मॉडल क्यों दिया, देखिए इसीलिए दिया बिकॉज रदरफोर्ड अंकल का लिमिटेशंस था मॉडल में। क्या क्या था बोलिए, एक तो एनर्जी रेडिएट करता है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। ठीक है, उसको फुलफिल करने नील बोर अंकल ने लाया बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, फिर अंकल ने अपना खुद का एक मॉडल दिया, तो ये था रियल, ये था एकदम मतलब बढ़िया सा मॉडल। ठीक है, अब यहाँ से अगर कोई पूछता अंकल ने क्यों मॉडल दिया, तो क्या बोलेंगे, जो रदरफोर्ड अंकल के जो लिमिटेशंस थे उसको फुलफिल करने के लिए ये अंकल ने मॉडल दिया। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, रदरफोर्ड जो लिमिटेशन वो भी पूछ सकते हैं, थॉमसन अंकल के लिमिटेशन से पूछ सकते हैं, और नील अंकल के लिमिटेशंस भी अगर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये मॉडल तो अगर पूछ ही लेगा। और जब मैं 9th क्लास में था, मेरा एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी तक याद है, उनका जो बायोग्राफी बताना मतलब डिस्कवरी बताने बोला था कि अंकल ने डिस्कवर कैसे किया। ठीक है, क्लियर। तो आप क्वेश्चन सब करते रहिए, हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है यार, ये कैसे बना के रखा है मैंने, तो ये बीच वाला जो है ये है न्यूक्लियस, मतलब ये क्या एटम है, हाँ भाई ये एटम है। ठीक है, ये एक एटम है। अभी ये सब क्या है, लाइन 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 लाइन, अभी ध्यान से देखो। अभी मैं जैसे रदरफोर्ड अंकल ने बोला था ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते हैं, इन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, वो एक उसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट। रदरफोर्ड अंकल ने ऑर्बिट नहीं बताया। फिर से बोलता हूं, देखें एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड अंकल ने उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया था, और उसका रेडिएट एनर्जी जो कांसेप्ट था वो नहीं बताया था, है ना। तो अंकल ने भी क्या किया, अंकल ने और गौर से देखा, तो अंकल को और मतलब और डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट करते करते अंकल को पता चला कि ये कुछ ऑर्बिट भी होते हैं जिनका नाम है डिस्क्रीट ऑर्बिट। ऑर्बिट तो पता होगा, जो हमारा प्लैनेटरी ऑर्बिट बोलते हैं उसको, जो सर के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं वहां पर ऑर्बिट होता है, तो इमेजिनरी होता है, यहाँ पर भी इमेजिनरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, मतलब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं, तो ऐसे भी घूम रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा नहीं घूमेंगे, एक बार ऐसे चले गया, एक बार ऐसे आ गया, एक बार ऐसा आ गया, एक बार ऐसे आ गया, तीसरा तो घूमेंगे नहीं ना, एक ऑर्बिट में घूमेंगे, एक रास्ते में घूमेंगे। क्लियर, समझ आ गया ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, समझाऊंगा क्यों बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको हम एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं, एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर शेल के लिखा और समझ जाना है क्या, तो ऑर्बिट ही है, या फिर एनर्जी शेल, या फिर एनर्जी लेवल। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप यूज करो ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी शेल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो इन तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा ना, मतलब कई इस तीनों में से कहीं भी यूज कर रहे हैं, कई भी वर्ड, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर चलो इतना समझ आ गया, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है,
अभी इन ऑर्बिट का ना नाम भी होता है, इन ऑर्बिट का नेम भी होता है। अभी अगर ऑर्बिट का नाम क्या है, अभी सर आप ही देखो, मैं रहता पोर्टर पे, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग रास्ते हैं बहुत सारे, एक है शादीपुर का रास्ता, एक है यहाँ पर ये मच्छी लाइन का रास्ता, एक है गोलघर, एक है बमू फ्लैट, एक है चटाम, ये सब यहाँ पर शहर, ये शहर है, इसमें यहाँ छोटे छोटे जगह है, ठीक है। तो उन सबको जाने के लिए एक रास्ते जाने से होगा, मतलब एक रास्ते में जाने से होगा नहीं होगा, अलग अलग रास्ते लेने होंगे। मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे अगर ये रास्ते से जाए तो हम शादीपुर पहुंचेंगे, अगर हम ये रास्ते से जाए तो हम गोलघर पहुंचेंगे। तो ये रास्ता कुछ नाम होगा ना, तभी तो ना, है ना। तो ऐसे इनका रास्ता में भी नाम होता है। इनका जो रास्ता, इसका रास्ता का नाम है, जो फर्स्ट रास्ता है उसका नाम है के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, देन लास्ट का एन, और अगर आगे होगा तो उसका के एल एम एन ओ पी क्यू आर जो भी, ठीक है। इतना क्लियर है, बोलिए, ठीक। और इसको हम जो के है, जो के है इसको हम एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम नंबर से भी बोल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 1 क्या है, अभी जो न्यूक्लियस का सबसे पहला है, न्यूक्लियस का बगल वाला जो ऑर्बिट है, जो पास वाला ऑर्बिट, उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, मतलब वहां से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। मतलब ये 1 2 3 4 आगे वो 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर होते हैं ना उसको हम डिनोट करते हैं n इज इक्वल्स टू 1। तो ये है n इज इक्वल्स टू 1, ये है n इज इक्वल्स टू 2, ये है n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4। अभी समझो ध्यान से, आप इसको k भी बोल सकते हो, आप इसको n इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, अभी सोच रहे होंगे कि n क्या है, n तो नंबर होगा। नो, n सिर्फ नंबर नहीं है, n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम मतलब बहुत छोटा। अभी क्वांटम मैकेनिक्स आप सुने होंगे, वो क्या होता है, अब यहाँ पर यही है क्वांटम मैकेनिक्स, जो स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। इतना क्लियर है, बोलिए। आप इसको k बोल सकते हो या फिर n इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, एक समय में लेकिन एक ही बोल रहे हैं। एक समय में आप 1 को बोल सकते हो, और अगर आपको तो दूसरी बार अगर यूज करना है तो k भी बोल सकते हो, बट एक ही बार में आप उसको k और n इक्वल टू 1 नहीं बोल रहे। समझ में तो आ रहा होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रीट ऑर्बिट, या फिर एनर्जी लेवल, या फिर हम एनर्जी शेल भी बोल सकते हैं। समझाऊंगा कि इसको एनर्जी क्यों बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर और एक छोटा सा टर्म है, टर्म नहीं मतलब n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बिकॉज सबसे पास है ना, सब देखिए इसका मतलब न्यूक्लियस आ गया, मतलब सबसे पास यही है, इसीलिए इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 1 को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अभी आप बोलोगे इसका नाम तो कुछ होगा क्या, होगा, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप हायर क्लासेस 11th 12th में पढ़ोगे अगर साइंस लेते हो तो, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इतना क्लियर है, बोलिए, क्लियर है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया, मतलब नोट कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, ओके ना। अभी यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको कि इसको एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो मीट रहा हूं इसको, तो अभी ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर दूसरे, ठीक है, जो दूसरे जो शेल या ऑर्बिट बोल सकते हो, अगर उसको वहां पर जाना है तो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी लेना होगा, क्लियर, ठीक है। अभी यहाँ पर समझा देना चाहूंगा, जो यहाँ पर होता है ना इसको हायर ऑर्बिट कहते हैं, और सबसे जो यहाँ पर सबसे लोअर, समझना है इसके पास में, इसको लोअर ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। ये सबसे हायर, ये इससे लोअर, ये आके इससे लोअर है, और ये सबसे लोअर है, ठीक है। इसके लिए ये हायर होगा, ये भी हायर हो सकता है, और ये भी हायर हो सकता है। अभी समझो अगर छोटा से बड़ा जाना है तो वो हायर है, ठीक है। ये लोअर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो उसका एनर्जी क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। इतना क्लियर है,
अगर इलेक्ट्रॉन को समझो ना एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों करना होगा सॉरी अभी समझाता हूं देखिए अभी प्लेन रास्ता है जैसे ये इधर प्लेन है आराम से चल सकता हूं कुछ एनर्जी लग रहा है नहीं लग रहा है ना नहीं लग रहा है ठीक है अभी मान लो मुझे ऐसे स्लोप रास्ते में चलना है इस तरह के रास्ते में चलना है मतलब इतना तो रखना तो गिर जाऊंगा ना इतना तो रखना है तो मैं अगर इस रास्ते में चलूंगा तो नीचे बार-बार नहीं चले जाऊंगा एनर्जी लगेगा मेरा बिल्कुल नहीं लगेगा है ना थोड़ा बड़ा एनर्जी लगेगा बट ज्यादा नहीं लगेगा मेरा एनर्जी यहाँ पर बच जाता है मेरा एनर्जी ज्यादा यूज नहीं होता ठीक है अभी अगर मैं इस तरह के रास्ते में चला मतलब इस तरह की ऊंचाई में चढ़ रहा हूँ तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लेना होगा मतलब वे प्रोटीन जो भी मैं खाऊंगा तो एनर्जी आ जाएगा तो वहां पर मुझे एनर्जी अब्सॉर्ब करना होगा क्लियर है समझ में आ गया तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर आना है इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाना है लोअर से हायर में जाना है तो उसको क्या करना होगा एनर्जी एब्सॉर्ब करना होगा ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन को हायर से सुनो ध्यान से हायर से लोअर में आना होगा मतलब यहाँ से यहाँ पर आना होगा ऐसे समझो n is equal to 2 से n is equal to 1 में आना होगा तो एनर्जी क्या करेगा एनर्जी को रेडिएट करेगा एनर्जी को वहां पर रेडिएट करेगा एनर्जी को वहां पर रेडिएट करेगा समझ में आ गया इसीलिए इसको हम एनर्जी शेल्बी कहते हैं क्योंकि ये जो रास्ते हैं इसमें अलग अलग एनर्जी है जैसे मैंने समझाया आपको इस तरह के रास्ते के लिए कम एनर्जी इस तरह के रास्ते के लिए ज्यादा एनर्जी और इस तरह के रास्ते के लिए मीडियम एनर्जी चल जाएगा ठीक है तो ये इसी हम उसका एनर्जी लेवल भी कहते हैं एनर्जी शेल भी कह सकते हैं या फिर आप डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कह सकते हैं क्लियर है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा मान लिख देता हूं यहां पे अगर m से l जा रहा है मतलब यहां से यहां आ रहा है तो हायर से लोअर आ रहा है तो क्या करेगा वो हायर से लोअर आ रहा है ना समझो हायर से यहां पर वही लिखा मैंने n से 1 मैं बस लिख दिया मैंने तो यहाँ पे क्या हो रहा है l से k जा रहा है तो क्या करेगा एनर्जी रेडिएट करेगा ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन n3 से n4 में जा रहा है n4 में जा रहा है मतलब m से n जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा क्लियर हो गया ठीक है अभी फिर से मैं सब कुछ लिख के बताऊंगा ठीक है मैं जो भी यहाँ पर जो बुक्स में है मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा इतना समझ आ गया बोलिए क्लियर ठीक है समझ में आ गया ओके तो चलो भी देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड बोल रहा हूँ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम ठीक है तो पहला है एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एटम क्या रखता है न्यूक्लियस सेंटर में ठीक है और देन अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ठीक है वो घूमने वाला पाथ को कहते हैं हम डिस्क्रीट ऑर्बिट मैंने आपको बोल दिया ठीक है समझ में आ गया ओके यहाँ पर आप एनर्जी शेल भी बोल सकते हो या फिर उसको आप एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो ठीक है देन नेक्स्ट है ईच ऑफ दिस ऑर्बिट्स आर एसोसिएटेड विद सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी मैंने आपको बोला था ठीक है हर एक ऑर्बिट उसका एक एनर्जी होता है उसके पास जैसे कि इस रास्ते के लिए अलग एनर्जी इस रास्ते के लिए अलग एनर्जी होता है ना ठीक है hence these orbits are called energy shells or energy levels देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक then as the energy of an orbit बोल रहा orbit is fixed मतलब is fixed और एक मिनट जो फिक्स्ड होता है उसको हम लोग स्टेशनरी भी कह सकते हैं स्टेशनरी मतलब ऐसा रुका है जो फैन है ऊपर पे वो ऐसा ही रुका हुआ है स्टेशनरी है अभी घूम नहीं रहा है ठीक है तो स्टेशनरी है मतलब ऐसा रुका हुआ ठीक है उसको फिक्स्ड या हम स्टेशनरी कह सकते हैं ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट समझ में आ गया एनर्जी होता है ऑर्बिट का ठीक है अगर वो फिक्स है उसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट अभी देखो अब यहाँ पर न्यूक्लियस है ठीक है ये हमारा n = 1 अभी यहाँ पे ये तो एनर्जी फिक्स्ड है इसका फिक्स्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनर्जी स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे क्लियर मतलब उसका एनर्जी वहां पर फिक्स हो n = 1 का मान लीजिए उसका एनर्जी कुछ 5 जूल है एनर्जी को हम लोग जूल से बोलते हैं जैसा वजन होता है ना मास को किससे उसका यूनिट क्या होता है केजी है ना तो ऐसे हम मापना है तो मीटर हमें अगर टेंपरेचर देखना है तो सेल्सियस वैसे ही क्या होता है एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग जूल बोलते हैं उसका यूनिट होता है जूल
तो मान लो उसके पास 5 जूल एनर्जी है, ठीक है, उसके पास 5 जूल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एक बार 10 नहीं होगा, एक बार 3 नहीं होगा, मतलब वो फिक्स है वहां पर, तो उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टार्ट, ये तो पता ही है, मैं पढ़ूंगा सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, ठीक है, देन एंड और बाय द अल्फाबेट्स k l m, ठीक है, मतलब ये डिनोट किया जाता है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देन नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसको बोलेंगे E1। क्या बोलेंगे? E1। अभी आप बोल रहे हैं, एक बार n बोलते हैं, एक बार k बोलते हैं, एक बार E बोलते हैं। E मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, वो n क्या डिनोट करता है नंबर, E क्या है, सॉरी E इज एनर्जी, और 1 क्यों लिखा है, 1 एनर्जी 1 का, ठीक है, एनर्जी किसका 1 का, उसने E1 लिख रखा है, ठीक है, क्लियर तो है ना, ओके। हैव लोवेस्ट एनर्जी, जो E1 के पास सबसे लोवेस्ट एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी इज इंक्रीज ऑन मूविंग टुवर्ड द आउटर एनर्जी लेवल्स, मतलब छोटे से, मतलब आउटर जा रहे हैं, आउटर समझ में आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, जैसे बता दिया मैंने आपको, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ लोअर से हायर जाना है, ठीक है। अभी लास्ट है व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, देखो एनर्जी सप्लाई मतलब एनर्जी अगर लेता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, इट कैन गो टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब आउटर, मतलब वही हायर ऑर्बिट, ठीक है। व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू लोअर एनर्जी लेवल व्हेन रेडिएट एनर्जी, मतलब है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में तब आ जाएगा जब उसका एनर्जी रेडिएट कर देगा, मतलब एनर्जी तो उसके पास खत्म हो जाएगा। सिंपल ना, समझ आ गया? तो ये कितना था, ये 5 पोस्टलेट्स थे, ठीक है, समझ में आ गया ना। और एक पोस्टलेट रह गया, मैंने जगह नहीं होता लिखा नहीं, वो था, अभी मान लो इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में कूदा, N2 के पास ज्यादा एनर्जी है ना, ठीक है, तो एनर्जी वहां से वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, रेडिएट करके आ जाएगा, तब वो घूम रहा है 1 में, तब वो एनर्जी रेडिएट भी नहीं करेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, बिकॉज वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर वो हायर में जाता है तो तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये था पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर, हो गया, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रॉन। मैंने समझा दिया ऑलरेडी न्यूट्रॉन होता क्या है। न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, न्यूट्रॉन है क्या, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल चार्ज, उसके पास कोई चार्ज ही होता नहीं, उसके पास ना ही प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, समझ में आ गया, तो वो है न्यूट्रॉन। तो उसके बारे में जान लेंगे, उसका मास क्या है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी पढ़ते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो नील अंकल ने, मतलब बोर अंकल ने मॉडल दिया था, ठीक है, क्या करने उन्होंने मतलब मॉडल बनाया था, बिकॉज ऑफ द रदरफोर्ड अंकल का जो लिमिटेशंस था उसको फुलफिल करने के लिए। एक लिमिटेशन फुलफिल हो गया, कौन सा, रेडिएट एनर्जी एंड एब्जॉर्ब एनर्जी वाला, मतलब अभी मतलब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी वो लॉस नहीं करेगा, ठीक है। अगर हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, लोअर में आता है एनर्जी रेडिएट, ये हो गया। अब जो दूसरा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं ऑर्बिट में, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर पहले न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, सिंपल, ठीक है, ओके। और इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं, ना ही प्लस ना ही माइनस। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एटम, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पे क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एंड इसका राउंड जो घूमता है उसका नाम कौन है, न्यूक्लियर, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब मतलब छोटा, एटम का छोटा पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, समझ आ गया, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, ये कब डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था 1932 को। 1932 को किसने किया था, जे चैडविक अंकल ने, ठीक है। चैडविक अंकल ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, कब किया था, 1932 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बोलिए। तो अभी देखो यहाँ पर
ये न्यूट्रॉन ना हर एक एटम में प्रेजेंट होता है, तो होगा ही ना, न्यूक्लियस के अंदर तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर होता ही नहीं है यार। समझो क्यों नहीं होता है? समझ मेरे बोलने मतलब समझ आया कि न्यूट्रॉन हर एक एटम में प्रेजेंट होता है, हर एक एटम में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हर एक एटम में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, याद हो गया? ओके। अब इसका जो मास होता है, ये मास ना प्रोटॉन के मास का इक्वली, मतलब 1.67 और कुछ 89 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, 1.6789 into 10 to the power minus 27 kg, ये तो प्रोटॉन के क्यों इक्वल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर। इसके बाद में 6-7 के बाद जो आता है ना, वो हल्का सा डिफरेंस है, मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हल्का सा, मतलब बहुत ही हल्का सा, मतलब वेट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मास, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला जैसे ही है, मास ऑफ एटम, आप सोच भी सकते हो, मास ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सम ऑफ, ठीक है ना, तो लिख दो ऐसे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही तो है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन दोनों का सम तो होगा, न्यूक्लियस का वेट, न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास, एटम का मास किसका अंदर होता है, न्यूक्लियस का। तो इसका मतलब क्या बना, एटम का मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है इतना? तो यही था, इतना क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट शेल्स, जैसे कि L11 है ना, अभी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, N1 से 2 से 3 से कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर एक एटम के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिफरेंट ऑर्बिट में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए आपका बर्थडे है, तो आप स्कूल लेके जाओगे मिठाई या कुछ भी, है ना, मिठाई या मंच कुछ भी लेके जाओगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो वही है, सिंपल, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर एक ऑर्बिट में। समझ आ गया? ठीक है, वो एक फॉर्मूला के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, याद हो जाएगा। वो फॉर्मूला है 2n², 2 into n²। ठीक है, 2n² इज द फॉर्मूला। ये n क्या है, n सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और एक बना दो, ये 4 और एक बना देंगे, वो 5 है ना। तो इस हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से इस हर एक ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो अब यहाँ पर देखिए, n इज द नंबर, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज द जो नंबर है एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एनर्जी लेवल पे कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मैं इस फॉर्मूला से निकालूं, तो 2, n कितना है, n इज 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2। इसका मतलब है कि हम पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले ऑर्बिट में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। समझ आ रहा है ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद दूसरे ऑर्बिट में 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 तो 8। इसका मतलब है कि दूसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, देन तीसरे में तो 2 इधर स्क्वायर, देन 9, कितना आ गया 18, 3 3 9, देन 2 9 18। तो देन तीसरे इसमें कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। देन यहाँ पर 4, ठीक है, तो 2 यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 ना, 16 into 2 तो कितना होगा 32। मतलब यहाँ पर इस 4 में कितना होगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, इस फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी एग्जांपल लेंगे कुछ एटम्स के। पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था ना, एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट नहीं बोल सकते, मैंने इस वीडियो में हाउ टू फाइंड एटॉमिक मास मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था ना पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब है ना, वही उसका एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। सबसे पहला कौन सा था, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बोल दिया,
मैंने बोला था कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करना है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। और मैंने ये बताया था एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर मैंने पिछले जो चैप्टर में बताया था, उसको डिनोट करते हैं हम 1 से, ठीक है। तो अभी जानिए जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो इक्वल होता है कि वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक, अभी यहाँ पर देखिए, अभी आपका क्वेश्चन आया होगा कि हाइड्रोजन ही पहला क्यों है, मैंने कुछ बताया था। और ये भी मतलब रीजन है कि कितना नंबर प्रोटॉन होंगे दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है? भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1 है। हीलियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 2। ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गया? और ये याद है आप सबको ना कि जो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। एक ही प्रोटॉन है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस ऐसे बना दिया मैंने, तो ये है उसका पहला सेल, मतलब k = 1 मतलब n = 1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर छोटा सा डॉट जैसा दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। क्लियर है? ओके, ये तो समझ आ गया ना। फर्स्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। देन नेक्स्ट, देन जो L है n = 2 में कितने होते हैं? 8 होते हैं, फिर 16, फिर 32। कैसे निकाला है? समझ में आ गया? ठीक है। चलो, ये हाइड्रोजन का। दूसरा हीलियम, हीलियम को डिनोट किया जाता है He। चलो, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहला, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा? न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब इसका प्रोटॉन कितना है? 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। क्लियर? और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा ना इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखिए, मतलब इस तरह होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को इस तरह नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन को एक लेवल में लिखिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। 1 मिनट, याद है ना सबका एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? ये है पहला, ये है दूसरा। अब यहाँ पर मैंने 1 2, क्या मैं इस तीसरे को भी इसके अंदर डाल दूंगा? नहीं, क्योंकि जो पहला होता है n = 1 में, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ये कैसे बोल दिया? अरे मतलब फार्मूला है यार, 2 1 का स्क्वायर मतलब 2 तो आया, तो इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। तो ऐसे बोल रहा है, समझ में आ गया? ठीक है। देन नेक्स्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा जाके, समझ में आ गया? तो बाकी इलेक्ट्रॉन बचा ना यहाँ पे, Z = 3 है, तो और एक बच गया, तो कहाँ होगा? नेक्स्ट ऑर्बिट में जाकर फिल हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 8। कैसे निकाले? तो ये है फार्मूला 2, एन यहाँ पर कितना होता है नेक्स्ट ऑर्बिट में? 2, तो कितना आ गया? 2 × 4 = 8, ठीक है। क्लियर हो गया? और मैं एक सिर्फ कराऊंगा एग्जांपल, देन आपको बाकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट मैं करा दूंगा ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन ग्रुप, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरिन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक। भूल गया था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे फिल होगा? देखिए, ये है न्यूक्लियस, ये पहला, यहाँ पर 2 फिल हो जाएंगे इस तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दूसरा आ जाएगा, इसमें कितने फिल हो सकते हैं? और 8 फिल हो सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 फिल हो गया, और कितना बाकी रह गया? 6। तो यहाँ पर बाकी फिल हो जाएंगे एक लेवल से, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फिल करते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, इलेक्ट्रॉन्स का। समझ में आ गया? तो जो बाकी बचे हैं वो सब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए प्लीज प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए भी समझते हैं
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैलेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल है, ठीक है। तो देखिए इसको, ये है क्या वैलेंसी। यहां पर मैं ले लेता एग्जांपल ऑफ लिथियम। चलो लिथियम का एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस, ये है K, ये L। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, 1 2 3, ठीक है। अभी यहां पर बैलेंसी का मतलब है जो सबसे आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो बाहर पे है। यहां पर सबसे ज्यादा बाहर पे कौन है? ये तो है ना सबसे लास्ट वाला सेल, तो ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मतलब जो हायर, आप बोल सकते हो सबसे हायर जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अब लिथियम का वैलेंसी कितना है? लिथियम का वैलेंसी है 1, सिंपल। समझ आ गया? ठीक है। अभी यहां पर ये समझ आ गया ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आता है, देखिए ध्यान से सुनिए, हर एक जो मैं सब बोल रहा हूं सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। वैलेंसी समझ आ गया। जो आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। अभी चलो नेक्स्ट अलग से टॉपिक है, ठीक है। मैं ऐसे समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। अभी यहां पर मेरे पास एक हीलियम एटम, क्या है? एक हीलियम एटम। तो मैंने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे होगा? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका वैलेंसी कितना है? 0। आप बोलोगे है तो 2, ये नहीं होगा। सबसे आउटर मोस्ट, इसके बाहर वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। और ये एक बात सुनिए, अगर मेरा क्वेश्चन ये फुल हो गया पूरा, ये क्या K है ना, मतलब बोल सकते हैं इक्वल टू 1 ना, ये एकदम फुल है कि और भी इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एकदम फुल हो गया है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे इनर्ट एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? इनर्ट एलिमेंट्स। क्लियर? क्लियर, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है? जो बाहर में बच जाते हैं वो मतलब फुल नहीं होते, मैंने बोला बोल था फुल नहीं होते। अगर वो फुल हो जाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे इनर्ट एलिमेंट। इसका वैलेंसी कितना है? बाहर में कोई है? कोई भी नहीं, मतलब इसका वैलेंसी मतलब हीलियम का वैलेंसी 0, नो वैलेंसी, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है। अभी नियॉन का, नियॉन होता है 10 ना, तो नियॉन को बनाते हैं। तो यहां पर 1, यहां पर 2, उसके बाद 10 क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मैंने कैसे बोल दिया? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कितने बाकी रहेंगे? 8। तो इसमें 8 फिल हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर देखें, यहां पर वैलेंसी बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, मतलब यहां पर एकदम फुल हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्ट एलिमेंट, मतलब इसका भी कोई वैलेंसी नहीं है। किसका वैलेंसी नहीं है? नियॉन का, ठीक है, नियॉन का। समझ में आ गया? ठीक है। अभी यहां पर ये है इनर्ट एलिमेंट्स, इसका कोई वैलेंसी नहीं होता है, ठीक है। अभी यहां पर देखिए, जो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलिए हो गया ना? अगर हो गया तो अभी वीडियो को पॉज करके एक थम्स अप मार लीजिए, मैं समझाऊंगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अभी यहां पर क्या करें? अभी यहां पर मैं क्या बताऊंगा, जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सारे एलिमेंट्स वो सब स्टेबल होना चाहते हैं। 1 मिनट में बोल गया, जो इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम स्टेबल होते हैं, एकदम स्टेबल होते हैं, ठीक है, एकदम स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टेबल मतलब क्यों स्टेबल? बिकॉज़ इसका जो आउटर मोस्ट में देखिए एकदम फुल हो गया है, इलेक्ट्रॉन एकदम फुल हो गया, तो यहां पर स्टेबल है, मतलब इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, एकदम स्टेबल है, ठीक है। अभी यहां पर जो सारे एलिमेंट्स देखिए, सब कुछ सारे एलिमेंट्स क्या चाहेगा? वो भी स्टेबल हो जाए ना, वो तो ये नहीं चाहेगा कि मैं स्टेबल ना हूं। अभी आप भी देखिए, हमारा लाइफ में देखिए हम सब स्टेबल होना चाहते हैं, है ना। वैसे ही देखिए इलेक्ट्रॉन के जो एलिमेंट्स के हिसाब से भी देखिए वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टेबल होना जो चाहते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में आना चाहते हैं, ऑक्टेट में आना चाहते हैं, मतलब उनके जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी वो मतलब फुल होना चाहिए,
इनर्ट एलिमेंट्स के मतलब बराबर आ जाए, उसी को स्टेट को बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो, ये है न्यूक्लियस 1 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, मतलब 1 2 1 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर इसका वैलेंसी कितना है 6, नहीं गलत है, ये 6 नहीं है। अब यहां पर बताऊंगा क्यों 6 नहीं है, अभी वो छोड़ो, मैं जो 6 बोल रहा हूं उसको छोड़ो, आगे समझाऊंगा। अब यहां पर और कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो ये क्या करेगा, किस में आना चाहेगा ऑक्टेट में, ऑक्टेट मतलब स्टेबल होना चाहता है। ठीक, ऑक्टेट मतलब इसका जो यहाँ पे फुल हो जाए, मतलब 8 हो जाए, ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ जाए या फिर फुल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोई भी बगल वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑक्सीजन एक ही है, कोई और बगल वाला एलिमेंट से क्या करेगा, ये क्या लेगा, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन ये पूछेगा भाई इधर इलेक्ट्रॉन दो ना, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये पूछेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो ये कितना पूछ ले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एलिमेंट मान लो हीलियम है, तो यहां से इसने 2 एलिमेंट दे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां पर 1 2, तो ये क्या हो गया, ये इनर्ट एलिमेंट में बदल गया और ये स्टेबल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेबल हो गया, समझ में आया, ऐसे होता है स्टेबल। अब इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी मतलब ये जो बाहर के ये चीज नहीं है, कितना बाकी रह गया ये इसके केस में, अब जो सिर्फ ऑक्सीजन के केस में, आगे समझाऊंगा, बस इतना समझो, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो अभी बनाते हैं बोरोन का। ठीक है, तो बोरोन छोड़ो, अभी हम बनाते हैं जो आउटरमोस्ट शेल होता है ना, चलो हम लोग बनाते हैं सोडियम का। सोडियम याद है ना, सोडियम क्या होता है, सोडियम को नोट करते हैं Na से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, मतलब इसका प्रोटॉन होता है 11, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन होता है 11, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11 है, समझ में आ गया। अभी चलो इसका हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे ऑर्बिट। ठीक है, मतलब इसका एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, 1 2, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने 10 और कितने, यहाँ पर तो 11 है, मतलब और एक ऑर्बिट में जाएगा अभी, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1। इसका वैलेंसी कितना है, इसका मतलब वैलेंसी क्या होता है, जो बचा हुआ, जो बाहर पे आउटरमोस्ट शेल में, सबसे आउटरमोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1, तो इसका वैलेंसी कितना है, जो वैलेंसी है वो 1 वैलेंसी। ऐसे याद करना, ऐसे पढ़ना है, याद नहीं करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, उससे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अभी चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, और एक एग्जांपल कौन सा एग्जांपल ले लें, सोचा जाए, चलो नाइट्रोजन लेके देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है, क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 7, मतलब प्रोटॉन 7 तो इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है, तो यहां पर इसका आ गया 1, तो 1 2, कितना बाकी रह गया 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखिए, आप वैलेंसी कितना है 5, नहीं ये 5 वैलेंसी नहीं है। अभी आप बोलोगे कि या तो 5 तो है, लेकिन क्यों नहीं है, चलो बोलता हूं कि क्यों 5 नहीं। अभी यहां पर मैंने बोला था कि वो एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन वो दे भी सकते हैं। तो यहाँ ये केस में बता देता हूं, पहले मैं यहाँ पर बोलना भूल गया, अभी इसके पास 1 है वैलेंसी, ठीक है, मतलब ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट को ये दे देगा, तो इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा बाहर पे, तो आउटरमोस्ट शेल क्या है अभी L है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब ये ऑक्टेट में आ गया, तो इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, भाई ले लो भाई, तो इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, है ना, तो ये कौन है सोडियम ने किया। ठीक है, देखो अभी एक होना हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन कितना लिया है, यहाँ पर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितना 5, सॉरी बाहर में 5 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए और 3 चाहिए, तो 1 2
3। मान लो ये ऑक्सीजन से ले लिया, ठीक, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बाहर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया। अब यहाँ पर उसने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया? 3, तो दैट इज द वैलेंसी। समझो समझो समझो, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम सिंपल सा, अभी समझ आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो बोलने वाला हूँ वो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वैलेंसी 1 हो तो वो शेयर करेगा, अगर 2 हो तब भी शेयर करेगा, 3 हो तब भी वो शेयर करेगा, ठीक है। 4 हो तब भी वो शेयर ही करेगा। शेयर करेगा मतलब जैसे कि नाइट कौन है, सोडियम, सोडियम में शेयर कर दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो ये किसके पास 1 2 3 इनमें से 4 वैलेंसी है, ठीक है। 4 वैलेंसी वाले हैं, वो भी क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चारों का चारों शेयर कर देंगे, फिर ऑक्टेट में आएंगे, ठीक है। लेकिन जो 5 6 जो 5 के बाद आता है ना, जो 5 के बाद आते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? मान लो अभी यहाँ पर 5 है तो ये शेयर नहीं करेंगे, ये मांगेंगे तू दो यार, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, मतलब मांगेंगे वहां से, समझना, गेन करेंगे। क्लियर हो गया? तो गेन करते हैं ऑक्सीजन का, सॉरी ये कौन था? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो उसका वैलेंसी 3 हो गया। सिंपल, समझ में आ गया ना? ओके। तो और एग्जांपल ले लो हमारा ऑक्सीजन का, मैंने जैसे बोला तो बताऊंगा। तो ऑक्सीजन का ले लेते हैं 1 2, तो 1 ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पे O, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, प्रोटॉन 8 आते हैं, 8 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बाकी रहेगी बाहर पे? 6। क्या 6 वैलेंसी? नो। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब स्टेबल होना है, मतलब सीधे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? बिकॉज़ इसका वैलेंसी 6 है, 4 से मैक्सिमम है, ठीक है। तो गेन करेगा, कितना गेन करेगा? 2 गेन कर लिया। तो मान लो नाइट्रोजन से गेन कर लिया इसने, कितने? 2 गेन कर लिया, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर ना? अभी जो भी है, जैसे चार्ट सामने आ गया होगा, इसमें से आपको रटना नहीं है, रटना इज नॉट अलाउड, ठीक है, रटना नहीं है, आपको सब कुछ ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, वो सब आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, रटने का मतलब याद कर लीजिए, वरना आप अच्छे से प्रैक्टिस करके करिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो ये पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर बोलने की जरूरत है? नहीं है ना? फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है Z से, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर नया चीज है, दैट इज मास नंबर, इसको डिनोट किया जाता है A। ये मास नंबर क्या है? सिंपल कुछ नहीं है, देखिए, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर का मतलब है एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, कितने, मतलब देखिए देखिए क्या ले, प्रोटॉन ना, ठीक है। मान लो हमारे पास है हीलियम, ठीक है, तो हीलियम के पास कितना? 1 2, ठीक है, 1 2, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 2, मतलब एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन आपको कैसे आपको एग्जाम में सब लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर है 2, मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं? 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर मास नंबर कैसे निकालेंगे हीलियम का? मान लीजिए न्यूट्रॉन भी 2 है, मान लीजिए ना न्यूट्रॉन भी 2 है हमारे पास, ठीक है, तो मास नंबर क्या होगा? 2 + 2 = 4, तो 2 मास नंबर क्या है? 4, किसका? हीलियम का। ऐसे होता है, समझ में आ गया? ठीक है। और मैंने जो बताया था तब वो मास था, वो था मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। वो क्या आता है? मास ऑफ द एटम, वो अलग था। ये क्या है? नंबर्स कितने हैं, कितने मास नंबर है उसके अंदर। मैंने मास नंबर अलग चीज है, मास नहीं है, मास नंबर मतलब कितनी क्वांटिटी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। और वो क्या था हमारा, कौन? मास, वो था उन दोनों का मास, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास को सम करेंगे तो एटम का मास आ जाएगा, वो अलग चीज था, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, मास लिखा है तो मास हो गया, तो ये मास नंबर। तो इसको डिनोट किया जाता है A से, इसको किस Z से, ठीक है, और P भी लिख सकते हो ना,
लेकिन Z ही लिखिए और न्यूट्रॉन को N से। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अगर आपको कोई न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, मास नंबर दिया है समझ लीजिए, आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मास नंबर दे रखा है 4, ठीक है, और एटॉमिक नंबर दे रखा है 2। तो कैसे होगा इसका क्या बोलेंगे, इसका कितना होगा न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन होगा n a - z। n चाहिए तो z पे भेज दिया मैंने, ठीक है। तो a कितना है 4 और z कितना है 2, तो कितने हो गए 2 न्यूट्रॉन है इसके पास। मतलब मैंने हीलियम का एग्जांपल लिया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ऐसे फाइंड करते हैं। ये नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर हम सिंबल लिखेंगे, ठीक है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट मान लो, कोई भी एलिमेंट रखा हुआ है, जैसे मान लो नाइट्रोजन ही रखा हुआ है, तो उसको हम लोग कुछ लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर n से डिनोट किया जाता है सिंबल ऑफ द, n है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा, EL लिख दिया, मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। और ऊपर में लिखा जाता है मास नंबर इस साइड में, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे, ये जगह उस जगह पर, इस जगह पे ऊपर में लिखा जाता है मास नंबर, नीचे में लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी एलिमेंट को। मान लो हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन सिंबल कैसा है, O। एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं बोलिए, ठीक है 8, ओके। एटॉमिक नंबर 8 है तो न्यूट्रॉन मास नंबर कितना होगा, कैसे पता चलेगा, एटॉमिक जो मास, जो एटॉमिक मास पढ़े थे, क्या होता है एटॉमिक नंबर का डबल ना। एटॉमिक नंबर कितने हैं 8, तो जो मास नंबर होता है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, जो मास नंबर होता है वो भी इसका डबल होता है। एटॉमिक आप ऐसे पढ़ सकते हो कि मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, लेकिन होता नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो 8 होगा, इसका डबल कितना 16, ठीक है। ये है क्या, ये है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ऐसे लिखा जाता है। इतना क्लियर हो गया, तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक। तो चलो भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोप्स। ये बाद में पढ़ेंगे, रहने जैसे पहले से पढ़ते हैं। आइसोटोप्स होते क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड डिफरेंट मास नंबर। क्या होता है इसका, डिफरेंट मास नंबर होता है। मतलब देखो एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, आइसोटोप कैसा दिखता है, उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, ठीक है, एक है ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, क्लास 11th में आई थिंक, वहां पर आप पढ़ोगे इसका आइसोटोप होते क्या है। बट अभी इतना तक याद रखें, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर लिखा कहां जाता है, नीचे, मास नंबर ऊपर, ठीक है। यहां पर कैसे लिखेंगे, 1, एटॉमिक नंबर तो सेम है, यहां पर 1 1, ठीक है। दूसरा है H1 2, नीचे H1 3। यहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट यहां पर जो मास नंबर है वो हर बार डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे आइसोटोप्स, ठीक है। ये भी एक एटॉमिक स्पीशीज है और कुछ नहीं है। यहां पर देखिए, इस मास नंबर मतलब यहां पर प्रोटॉन तो सेम है, तो ध्यान से सुनना, ऊपर में क्या मास नंबर क्या होता है, डिनोट किया जाता है A से, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो यहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब यहां पे न्यूट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, मतलब यहां पे एक बराबर न्यूट्रॉन था, यहां पे न्यूट्रॉन, एक मिनट, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। क्या होता है, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, उसका पहला आइसोटोप में। लेकिन उसका जो आने वाला आइसोटोप है उसमें हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन डाल देंगे तो क्या बदल जाएगा, सेकंड आइसोटोप। अगर 2 न्यूट्रॉन डाल दिए तो ऐसे। अब न्यूट्रॉन ही क्यों बढ़ रहा है, देखो नीचे क्या, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो सेम है, मतलब न्यूट्रॉन का यहां पर चेंजेस आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। ये है आइसोटोप्स, इसको याद कैसे रखें हम, है ना। तो यहां पर आइसोटोप ना, तो आप ये वर्ड में गौर करें, टोप मींस टोपी, ठीक है, मतलब क्या, टोपी। अब यहां पर देखिए इसका टोपी कौन सा है,
तो टोपी है ऊपर सिर में कौन सा है, इसको ऊपर 3 है, तो आइसोटोप्स का मतलब उसका टोपिया चेंज होती रहेगी, उनकी जो टोपिया है, जो कैप है, वो चेंज होता रहेगा। यहां समझो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप में 1 था, उसका टोपी 1 था, उसको टोपिया चेंज होगी 2 3 ऐसे टोपिया चेंज होगी। जिसका जो टोपिया चेंज होता है उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है, टोप मतलब टोपी, ठीक है, मतलब टोपिया चेंज होगी, मतलब टोपिया चेंज मतलब मास नंबर चेंज होंगे, ठीक है। और कोई कोई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, क्यों, बिकॉज यहां पर देख सकते हैं प्रोटॉन तो सेम है भाई, न्यूट्रॉन तो डिफरेंट हो रहा है पर मतलब न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। समझ में आ गया ना, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। देन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आइसोबार्स, ठीक है। आइसोबार इसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे बट मास नंबर सेम होंगे। इट इज डिफाइंड एज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड सेम मास नंबर, ठीक है। एग्जांपल ले लो कैल्शियम और आर्गन का, ठीक है, आर्गन और कैल्शियम का, इसका जो मास नंबर होता है वो 40 होता है, फिर मास नंबर होता है, दोनों का मास नंबर क्या होता है 40 होता है, ठीक है, बट इनका जो एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट होता है। आर्गन का होता है 18, कैल्शियम का होता है 20, ठीक। अभी यहां पर देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो रहे हैं, बट यहां पर जो मास नंबर है वो सेम है। इस तरह के स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे, एटॉमिक स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है, उनका हम लोग बोलेंगे आइसोबार, ठीक है, हो गया, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का, है, ठीक है। यहां पर देखो आइसो, आप गौर करना, BA1, ठीक है, BA आइसो BARS, तो BA में आप गौर करेंगे, BASE बेस, BASE बेस, BA से क्या आता है, बेस आता है, BA से क्या आता है, बेस, तो कोई बेस क्या होता है हमेशा नीचे, ठीक है, मेरा बेस कितना है, बेस नीचे में है, ठीक है, तो इस एलिमेंट का बेस क्या है, आर्गन का बेस है ये वाला, कैल्शियम का बेस है ये वाला, आइसोबार का बेस चेंज हो रहा होगा, ठीक है, बेस वो चेंज कर रहा है, समझ में आ गया, बेस मतलब पैंट समझ लो, हर बार वो अलग अलग पैंट पहन के आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हर बार उसका बेस चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार, ठीक है, क्लियर हो गया, तो चैप्टर समाप्त हो गया। तो रुको जरा, सबर करो। हो गया, लेकिन एक टॉपिक रह गया, वो है एप्लीकेशन ऑफ द आइसोटोप, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। जो आइसोटोप्स है ना, उसका एप्लीकेशन कहां पर है, एप्लीकेशन मतलब यूज कहां पर होता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, एन आइसोटोप ऑफ अ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम U-235, ठीक है, is used as a fuel for the production of electricity in the nuclear reaction। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फ्यूल का जैसा यूज आता है, कौन, यूरेनियम U-235, ठीक है। देन नेक्स्ट आइसोटोप का मास नंबर ना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 235 जो मास नंबर होता है यूरेनियम का, दैट इज आइसोटोप, वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। देन नेक्स्ट यूरेनियम 238, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन बढ़ा, uranium 238 is used to determine the age of the old rocks, even the age of the earth। मतलब इस आइसोटोप के यूज करके हम, इस आइसोटोप के यूज करके हम मतलब जो ओल्ड रॉक्स है उसका एज बता सकते हैं और अर्थ का भी एज बता सकते हैं। देख कितना बढ़िया है ना, ठीक है। देन थर्ड है एन आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट, कौन सा आइसोटोप, CO, कोबाल्ट को डिनोट किया जाता है CO60, ठीक है। कोबाल्ट 60 is used in the treatment of cancer। जो कैंसर होता है, कैंसर जो होता है बीमारी, उसमें ये कोबाल्ट जो आइसोटोप है, कौन सा कोबाल्ट, CO60, ये आइसोटोप यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, ठीक है। देन जो फोर्थ है दैट एन आइसोटोप ऑफ द कार्बन, ठीक है, C40 is used to determine the age of the old specimens of wood and old bones living organisms। मतलब हम जो कार्बन के 14 आइसोटोप का यूज करके जो वुड है ना, लकड़ियां, उसका एज बता सकते हैं, और जो हड्डियां मिलती हैं उनका एज बता सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं, एन आइसोटोप ऑफ द आयोडीन, आइसोटोप क्या है, I131, ठीक है। आयोडीन का आइसोटोप
इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ठीक है, गॉइटर जो एक छोटा बीमारी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ये था एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोप्स। और प्लीज ये पढ़ लेना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, पक्का ये बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर समाप्त हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बोलिएगा। और कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर छोटा मोटा भी डाउट है ना, प्लीज कमेंट में बोलिएगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना और कितना उसके शेयर भी करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी चैप्टर्स हैं उसका वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।